हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, ये विश्व इतिहास का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम वर्षाया संधि के दोष और राष्ट्र संघ की असफलता के बारे में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम वर्षाया संधि के दोष। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्षाया संधि के दोषों के बारे में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे अभी फिलहाल, तो ये दूसरे तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्षाया संधि का मूल्यांकन करिए या आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो आपके पास कंटेंट जो होगा वो यही होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि वर्षाया संधि के प्रमुख दोष। तो दोस्तों, हमने अभी तक ये देखा कि विजित राष्ट्रों ने या मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ जितनी भी 5 संधियां की है ना, 5 संधियों के बारे में हमने अभी देखा था। तो उन सारी संधियों में जो सबसे महत्वपूर्ण संधि है वो है आपकी वर्षाया की संधि। हालांकि वर्षाया की संधि जो है ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का दस्तावेज तो था ही था, लेकिन साथ ही ये द्वितीय विश्व युद्ध का एक घोषणा पत्र भी माना जाता है। क्योंकि हमने अभी तक उस वर्षाया संधि की कठोरता को हमने देखा कि किस प्रकार जर्मनी में राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए, किस प्रकार उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और सैनिक प्रतिबंध हमने देखा अभी तक। ठीक है, तो इसी आधार पर हम पढ़ेंगे वर्षाया संधि के कौन कौन से दोष आपको उस संधि में दिखलाई पड़ते हैं। तो कुछ यहाँ पर बिंदु लिखे हुए हैं, जैसे कि जो पहला बिंदु है वो यहाँ पर है आरोपित संधि है, मतलब कि वर्षाया की संधि को आरोपित संधि की भी संज्ञा दी जाती है। यह एक अपमानजनक संधि थी, क्यों थी मैं बात करेंगे हम। फिर इसके बाद है प्रतिशोधात्मक संधि है, प्रतिशोध का मतलब है बदला लेने की भावना से प्रेरित थी वर्षाया की संधि। इसके बाद है विश्वासघाती संधि है, ये क्यों है इसकी बात करेंगे। एक पक्षी संधि थी और आत्मनिर्णयन के सिद्धांत का पालन इस संधि में नहीं किया गया। तो ये प्रमुख दोष हमें दिखलाई पड़ते हैं वर्षाया की संधि में। ठीक है, अब बात करते हैं कि आरोपित संधि कैसे हुई। हमें पता था कि वर्षाया की संधि का जो जितने भी उसका जो प्रारूप बनाया गया, जो प्रस्ताव बनाया गया, वो एक वृहद प्रस्ताव था। हमने बात की थी कि इसमें कुल कितने धाराएं जोड़ी गई, 439 धाराएं थी। ठीक है, लेकिन इन धाराओं को बनाने में जर्मनी के प्रतिनिधियों का कोई भी हाथ नहीं था। मतलब पेरिस शांति सम्मेलन के जितने भी प्रमुख कर्ता धर्ता लोग थे, उन्होंने ही वर्षाया संधि के सारे प्रावधानों को डाला। तो मतलब कहने का कि वर्षाया संधि के निर्माण में जर्मनी के प्रतिनिधियों का या जर्मनी का कोई भी हाथ नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से कैसी संधि थी, यह आरोपित संधि थी। हमने ये भी देखा था कि 7 मई को जो है, तो ये प्रस्ताव जब पेरिस शांति सम्मेलन में बना दिया जाता है मित्र राष्ट्रों के द्वारा, तो 7 मई को दे दिया जाता है जर्मनी को कि आपको इसमें साइन करना है। ठीक है, और साइन करना ही है, अगर आप साइन नहीं करते हो तो आप से पुनः युद्ध लड़ा जाएगा। तो उस समय पर विलियम कैसर चूंकि शासक थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं क्योंकि उन्होंने भी जब इसकी धाराओं को देखा, इतने कड़े प्रतिबंधों को देखा, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। लेकिन जर्मनी की हालत वैसी उस समय नहीं थी कि वह पुनः युद्ध कर सकता। तो उन्होंने अपना त्यागपत्र देना उचित समझा और उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया। फिर जब प्रधानमंत्री बनते हैं गुस्टाव बबीर, तो उन्होंने फिर उस अपमानजनक संधि पर वो साइन करते हैं 28 जून 1919 को। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह एक आरोपित संधि थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपमानजनक संधि। अपमानजनक क्यों? अपमानजनक इसलिए क्योंकि अभी हमने बात की कि उनको दिया गया जब प्रस्ताव वर्षाया संधि का कि आपको साइन करना है कहां पर आकर, पेरिस में आकर, पेरिस फ्रांस। ठीक है, तो इनको जब ये प्रतिनिधि, जर्मनी के प्रतिनिधि फ्रांस पहुंचे और फ्रांस पहुंचने के बाद उनको बहुत अपमानित किया गया, एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया उन प्रतिनिधियों को। और जब वो प्रतिनिधि जो है पेरिस वर्साय के शीश महल से निकलकर जा रहे होते हैं, तो फ्रांस की जनता जो है उन पर काफी पत्थर उनको मारती है। ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। तो इस प्रकार से वो प्रतिनिधि काफी अपमानित भी हुए थे। हालांकि जब वो जाते हैं पेरिस सम्मेलन में, तो उन्हें विजित राष्ट्रों के समकक्ष बैठने का ही मौका नहीं दिया जाता। हमने ये भी देखा कि जो राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो उस राष्ट्र संघ के निर्माण में भी जर्मनी को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से ये जो संधि थी, ये एक प्रकार की अपमानजनक संधि कही जा सकती है। फिर नेक्स्ट है प्रतिशोधात्मक संधि। प्रतिशोध का क्या मतलब है? बदला लेने की भावना से ज्यादा प्रेरित है। हमने देखा कि वर्षाया संधि के जितने भी प्रावधान हमने देखे, उसमें बड़ी कठोरता हमें दिखलाई पड़ती है।
ठीक है। और इन्हीं कठोरता के आधार पर हम कह सकते हैं कि विजित राष्ट्रों ने अपने अपमान का बदला या भविष्य में उनकी जो उनसे बैर था, जो दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को निकालने के लिए इतने कठोर प्रतिबंध इस वर्साई की संधि में रखे। उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि, जो 1866 में जर्मनी और फ्रांस के मध्य होती है। ठीक है, तो ये प्रतिशोध सिर्फ बदला लेने की भावना से ये प्रेरित थी। तो आप देखें ना कि जो 5 हारे हुए राष्ट्र थे, जिनमें हम जर्मनी को पढ़ते हैं, ऑस्ट्रिया को पढ़ते हैं, बुल्गारिया को पढ़ते हैं, टर्की को पढ़ते हैं, हंगरी को पढ़ते हैं, तो क्यों इन 5 राष्ट्रों में समान रूप से नई बाध्यता लागू की गई, सिर्फ जर्मनी पर ही क्यों लागू की गई? तो ये कुछ बातें हैं जो हमें दिखलाई पड़ती हैं इस वर्साय की संधि में। फिर नेक्स्ट है आपका विश्वासघाती संधि की भी संज्ञा मिलती है वर्साय की संधि को। विश्वासघाती क्यों? क्योंकि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण क्यों किया था विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर। तो वुड्रो विल्सन ने जो 14 सूत्र दिए थे, उन्हीं सूत्रों की स्थापना, चूंकि का मूल आधार था आपका पेरिस शांति सम्मेलन, लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन में जितने भी ये आप संधियां की गई, उन सभी संधियों में विल्सन के 14 सूत्रों का पालन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संधि थी ये विश्वासघाती संधि थी। ठीक है, इसके बाद बात करें एक पक्षी संधि। एक पक्षी संधि क्यों कहा जाता है वर्साय की संधि को? क्योंकि यहां पर जब हम बात करते हैं वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों में, चाहे वो निशस्त्रीकरण की बात हो, चाहे वो शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात हो, चाहे वो सीमा विवादों को सुलझाने की बात हो, चाहे वो अल्पसंख्यक के मुद्दों या उनके हितों की बात हो, इन सारी बातों को सिर्फ जर्मनी को ही दरकिनार कर दिया जाता है। मतलब कि चाहे वो निशस्त्रीकरण लगाया गया, कहां लगाया गया? वो लगाया गया जर्मनी पर, और जबकि मित्र राष्ट्र जो हैं वो अभी भी अपना जो है निशस्त्रीकरण उन्होंने नहीं किया हुआ है। फिर अल्पसंख्यक की मैं बात करूं, अगर हमने बात की थी कि जो डेनमार्क का जो स्लेस्विग क्षेत्र था जिसको जर्मनी ने प्राप्त किया था, और वर्साय की संधि में क्या हुआ, स्लेस्विग को पुनः दे दिया गया जर्मनी में, जबकि स्लेस्विग में वो जर्मन बहुल क्षेत्र था। अगर हमने बात की थी अल्पसंख्यकों के मुद्दों की को लेकर वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों में, तो आपको स्लेस्विग को जर्मनी में ही रहने देना चाहिए था, लेकिन जर्मनी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं अनेक पक्षों के कारण कि यह जो संधि हमें दिखलाई पड़ती है वो एक पक्षी दिखती है। ठीक है, कि सारे प्रतिबंध किसके लिए होंगे? वो एकमात्र जर्मनी के लिए। इसके बाद है आत्मनिर्णय के सिद्धांत का पालन। आत्मनिर्णय के सिद्धांत का पालन का मतलब यह है कि वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों में जो अल्पसंख्यक समुदाय था, वहां पर उसके अधिकारों की, उनके स्वतंत्रता की बात की गई थी कि अल्पसंख्यक समुदाय को मिला करके और उनको एक अलग देश जो है घोषित कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। तो जब ये सारी चीजें हुई शांति सम्मेलन में, तो अल्पसंख्यक के मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया, मतलब उन पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। इसी कारण, इसी फलस्वरूप हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य थे, पहले जिनमें से आपका अमेरिका भी था, तो बाद में चलकर अमेरिका जो है राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है। ठीक है, तो कारण यही था क्योंकि उनका जो मूल था वो यही 14 सूत्र थे, और ये पेरिस शांति सम्मेलन में वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों को पालन नहीं किया गया, इसलिए अमेरिका जो है राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग देता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इन सारे बिंदुओं को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि वर्साय की संधि जो है वो एक अपमानजनक संधि थी, अध्यारोपित संधि थी, थोपी गई संधि थी। तो अगर मित्र राष्ट्रों ने थोड़ा सा भी दूरदर्शिता या कि वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों को अपने निर्णय का आधार बनाया होता, तो हमें 20 वर्षों बाद द्वितीय विश्व युद्ध ना देखना पड़ता। ठीक है, तो ये तो बात थी वर्साय संधि के दोषों की। अब चलिए हम बात करते हैं राष्ट्र संघ की असफलता के कारण कौन कौन से। चलिए अब बात करते हैं हम राष्ट्र संघ की असफलता के कौन कौन से कारण हैं। तो बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना के लिए 10 जनवरी 1920 में वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना के जो मूल उद्देश्य थे, उसके जो लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति में राष्ट्र संघ हमें असफल दिखाई पड़ता है, और राष्ट्र संघ की असफलता के एक कारण ना हो करके हमें अनेक कारण दिखलाई पड़ते हैं जो निम्न है। तो कौन कौन से कारण हैं?
तो उन कारणों की में हम बात करेंगे। ये जो कारण आपके देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड में लिखे हैं, तो एक एक करके इनका हम इन पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है आपका कि वर्साय की संधि से संबंध। ठीक है, वर्साय की संधि से कैसे, हालांकि ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंध मिलता है इसका, क्योंकि वर्साय की जो संधि थी और राष्ट्र संघ का जो निर्माण था, ये दोनों किससे संबंधित थे? ये दोनों संबंधित थे पेरिस शांति सम्मेलन से। ठीक है, तो चूंकि जितने भी पराजित राष्ट्र थे, चाहे वो जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, टर्की हो, वो सारे पेरिस शांति सम्मेलन को एक घृणा की दृष्टि से उसको देखते थे। तो चूंकि राष्ट्र संघ का निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो भी पेरिस शांति सम्मेलन से ही शुरू हुई, तो पेरिस जो राष्ट्र संघ था, उस राष्ट्र संघ को भी पराजित राष्ट्र जो है वो एक घृणा की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, इस संबंध में नॉर्मन नामक महोदय ने एक वाक्यांश भी लिखा कि जो राष्ट्र संघ है वो एक कुख्यात माता की कुख्यात संतान है। तो यहाँ पर कुख्यात माता कौन है? माता है आपका पेरिस शांति सम्मेलन, और की संतान कौन है? संतान है आपका राष्ट्र संघ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमेरिका का सदस्य ना होना। तो हमने बात करी थी कि जो अमेरिका राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रारंभ में हमें प्रबल पक्षकार दिखाई पड़ता है, वही अंत में जाकर के इसकी सदस्यता को त्याग देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि गैबोन हार्डी महोदय हैं, गैबोन हार्डी महोदय का एक कथन है कि यूरोप के दरवाजे पर एक बालक अनाथों की भांति छोड़ दिया गया, जिसके चेहरे पर अमेरिकी पृथक्कता स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। एक कहते हैं ना कि एक बालक कौन? बालक है राष्ट्र संघ, जिसके चेहरे पर अमेरिकी पृथक्कता स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। मतलब कि वो जो राष्ट्र संघ है, हमने बात की थी कि राष्ट्र संघ का निर्माण में यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण हाथ था, स्थान था। ठीक है, तो जब हुआ क्या कि जब राष्ट्र संघ ने से अमेरिका ने त्याग पत्र दे दिया, तो इसकी इंपॉर्टेंस खत्म कैसे हो जाती है राष्ट्र संघ की? जैसे मान लीजिए कि राष्ट्र संघ ने किसी देश पर प्रतिबंध लगाया, तो वह राष्ट्र अपने राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को भूल करके और अपने हितों की पूर्ति वो कहां से कर लेता था? अपने आवश्यक या जरूरी वस्तुओं की आयात वो अमेरिका से कर लेता था। क्योंकि अमेरिका अब राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, इस आधार पर जो उद्देश्य थे राष्ट्र संघ के वो क्या हो गए? वो समाप्त हो गए, धूमिल पड़ गए। ठीक है, तो ये भी एक राष्ट्र संघ की असफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। फिर नेक्स्ट है सार्वभौमिकता का अभाव। तो निश्चित तौर पर राष्ट्र संघ के में जितने भी संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के पराजित राष्ट्रों को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, जो कि शक्तिशाली राष्ट्र थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया। साथ ही साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए रूस को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं जो राष्ट्र संघ के जो प्रावधान है, उन्हीं प्रावधानों में हमें सार्वभौमिकता का अभाव दिखलाई पड़ता है। हालांकि जब बाद में चल करके इन राष्ट्र, ये संयुक्त राष्ट्र, जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया, रशिया ये राष्ट्र संघ के सदस्य बनते हैं, ये सिर्फ अपने हितों को की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका संवैधानिक निर्बलता। संवैधानिक निर्बलता के अंतर्गत है कि राष्ट्र संघ के कई ऐसे प्रावधान थे, हालांकि राष्ट्र संघ के संविधान में ही कई ऐसे प्रावधान लिख दिए गए, जैसे कि मैं बात करूं कि रक्षात्मक युद्ध, वहां पे लिखा हुआ था कि रक्षात्मक जो युद्ध होगा वो क्या होगा? वैध माना जाएगा। मतलब कि किसी भी देश के द्वारा अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध ही रक्षात्मक युद्ध है। तो कौन सा युद्ध रक्षात्मक माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, ये स्पष्ट रूप से वहां पर प्रावधान नहीं किया गया। तो इटली ने आक्रमण कर दिया अबिसिनिया पर, जापान ने आक्रमण कर दिया मंचूरिया पर, और उद्देश्य क्या था? उन्होंने बोला कि ये रक्षात्मक युद्ध है, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमने किया, जबकि ये सही नहीं था उस समय पर। तो कहने का मतलब कि राष्ट्र संघ के संविधान में ही कई सारे ऐसे प्रावधान थे, और उन्हीं प्रावधानों के कारण राष्ट्र संघ क्या पड़ गया? निर्बल पड़ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है संघ के सिद्धांतों के प्रति अविश्वास। अविश्वास का मतलब ऐसा था कि जो संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था वो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना था, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों या उनके अधिकारों की सुरक्षा करना था।
लेकिन हुआ क्या कि जितने भी प्रारंभ में सदस्य बनाए गए और फिर बाद में चल करके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रसिया जैसे जो शक्तिशाली राष्ट्र इसके मेंबर बनते हैं, तो उन्होंने अपने हितों की को सिद्ध करने के लिए छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करना चालू कर दिया। तो जब ये बड़े राज्य, हालांकि इनका जो आक्रमण इनके द्वारा किया गया उसका विरोध मित्र राष्ट्रों के द्वारा भी नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके द्वारा किए गए आक्रमण से मित्र राष्ट्रों के हितों की पूर्ति होती थी। ठीक है, तो कह सकते हैं ये जो तुष्टीकरण की नीति थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो अपनाई गई, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस को हम शामिल करते हैं, क्योंकि इन राष्ट्रों ने कभी भी ना तो इटली का विरोध किया और ना ही जापान के युद्धों का विरोध किया। तो इससे हुआ क्या कि जितने भी और सदस्य मेंबर थे राष्ट्र संघ के, उन्होंने राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के प्रति वो भी अविश्वास प्रकट करने लग गए और कालांतर में हमें राष्ट्र संघ जो है एक असफल संगठन के रूप में दिखलाई पड़ता है। ठीक है, अब ये तुष्टीकरण की नीति क्या है, ये भी 3 मार्कर में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो तुष्टीकरण को आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं कि अपने हितों की को सिद्ध करने के लिए या अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी भी राष्ट्र या व्यक्ति के द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों को भी उचित बताना, उसको सही बताना ही क्या कहलाता है, तुष्टीकरण की नीति कहलाती है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि फ्रांस और इंग्लैंड ने किया। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं 1929 का आर्थिक संकट। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत एक जो वैश्विक घटना जिसको हम पढ़ते हैं विश्व इतिहास में, वो एक ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है ये। ठीक है, लेकिन ठीक है, हमें हमारे सिलेबस में नहीं है एमपीपीएससी के, तो हमें इसको ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है। तो 1929 में जो वैश्विक आर्थिक संकट आया, उस संकट के फलस्वरूप जो कि हर देश की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा चुकी थी, तो प्रत्येक देश अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए उचित और अनुचित साधनों का या माध्यमों का प्रयोग करने लग गया था। ठीक है, जैसे कि मैं बात बताऊं, जैसे कि मैंने बात की थी कि जो जापान के द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण किया गया उसको भी सही ठहरा दिया गया, जो इटली को के द्वारा अबिसिनिया पर जो आक्रमण किया गया उसको भी सही ठहरा दिया गया। तो क्यों ठहरा दिया गया, क्योंकि एक तो वैसे भी वैश्विक मंदी चल रही है और जो फ्रांस है और जो इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड जो है वो रशिया के प्रसार को रोकने का प्रयास कर रहा है, जो कि वहां पर साम्यवादी व्यवस्था चल रही होती है। तो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो ब्रिटेन था उसने जापान का सपोर्ट किया कि जापान ने जो मंचूरिया पर आक्रमण किया है वो उसके द्वारा वो सही किया गया है। तो इस प्रकार से प्रत्येक देश जो है वो उचित और अनुचित साधनों का प्रयोग करने में अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए लग चुके हैं। फिर नेक्स्ट है कि संघ के प्रति विभिन्न राज्यों के विभिन्न दृष्टिकोण। हालांकि जो राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था वो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना का था, लेकिन फ्रांस जैसे देश जो थे वो राष्ट्र संघ को, फ्रांस की अगर मैं नजरिए की बात बताऊं तो फ्रांस सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र संघ को स्वयं के लिए जर्मनी से सुरक्षा का एक उपकरण मात्र मानता था, और जबकि ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन रूस के साम्यवाद को रोकने के लिए राष्ट्र संघ को एक हथियार के रूप में अपनाने का प्रयास कर रहा था। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि प्रत्येक राष्ट्र जो है वो और राष्ट्र संघ की जो विचारधारा है उस विचारधारा में कोई मेल नहीं दिखता है हमें। ठीक है, तो हर व्यक्ति, हर देश जो है वो अलग अलग दृष्टिकोण से राष्ट्र संघ को देखता है और उसका उपयोग भी करता है। फिर लास्ट पॉइंट है आपका अधिनायकवाद का उदय। ठीक है, कि निश्चित तौर पर हम जो राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था, हालांकि उस उद्देश्य की पूर्ति तो नहीं हो पाई लेकिन आगे चल करके जर्मनी और इटली जैसे देशों में अधिनायकवाद का उदय होता है। ठीक है, अगर जर्मनी की बात करूं तो एडोल्फ हिटलर का नाम आता है, और अगर इटली की बात की जाए तो वहां पर फांसीवाद के जो जनक हैं मुसोलिनी, उनका नाम आता है। ठीक है, तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक अधिनायक का मतलब होता है तानाशाह के रूप में वहां पर शासक करते हैं। ठीक है, और जब ये शक्तिशाली बन जाते हैं तो ये राष्ट्र संघ के प्रत्येक प्रावधानों का उल्लंघन करने लग जाते हैं, और कोई देश, जिससे कि छोटे छोटे जो देश थे वो इन छोटे छोटे देशों पर ये आक्रमण करने लग जाते, और बड़े जो शक्तिशाली राष्ट्र थे वो इनको रोकने का प्रयास भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनके हितों की पूर्ति स्वयं हो जाती थी। ठीक है, तो बात यही है कि ये सारे कारण मिल करके और राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को, उसके लक्ष्य को जो है तो असफल बना देते हैं। ठीक है, चलिए, तो बात तो थी ये कि राष्ट्र संघ की असफलता के कारण, तो आपको सिर्फ इन बिंदुओं को ध्यान देना है
और दो लाइन में हालांकि क्वेश्चन बनता है तो 6 मार्कर में बनेगा, ठीक है। तो आपको इसकी आंसर राइटिंग जो है उसको, हालांकि बोलने के क्रम में चीजें बहुत सारी निकल जाती हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन को 100 शब्दों में कैसे लिखें, ठीक है। तो आपको सिर्फ, अगर मैंने जो आपको बताया लेक्चर में, उस लेक्चर में 2 से 3 लाइन आपको सिर्फ सेलेक्टिव कलेक्ट करना है और उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाएं, ठीक है। क्योंकि आपको शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना है। अगर मैं 2019 मेंस की बात करूं तो वहां अभी एग्जाम की जो शब्द सीमा है वो बहुत ज्यादा है, मतलब 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना, जो ये पहले, दूसरे और प्रथम 3 पेपर हैं, वो बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो 100 शब्द को आप कोशिश करें कि उसको आप 85 या 80 शब्द में आप उसको समाप्त कर सकें। हालांकि 6 मार्कर में ना तो आपको प्रस्तावना लिखना है, ठीक है, ना तो निष्कर्ष लिखना है, सीधे टू द पॉइंट आपको अपना आंसर चालू कर देना है, ठीक है। तो कोशिश करें उसको लिखने में, प्रैक्टिस जब आप करने लग जाएंगे तो अपने आप ये क्वेश्चंस जो हैं तो उसी शब्द सीमा के अंदर सिमट जाएंगे। तो ठीक है, ये तो बात थी राष्ट्रसंघ की। अगर मैं बात करूं कि हमने अभी तो वर्साय की संधि के बारे में पढ़ा, लेकिन अन्य 4 जो संधियां थी, जैसे कि सेंट जर्मन की संधि हो गई, न्यूली की संधि है, ट्रियानो की संधि है, सीवर्स की संधि है, तो इनके बारे में भी आपको 3 मार्कर में अपना जो है तो आंसर फॉर्मेट करके रखना है। पहला सेंटेंस तो हो जाएगा कि कब की गई, ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन में। जैसे मैं बात करूं, सेंट जर्मन की संधि जो है ये मित्र राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया के साथ की थी और 10 सितंबर 1919 में की थी। अगर इनके प्रावधानों की बात की जाए तो प्रावधान लगभग सेम मिलेंगे कि आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया गया, जुर्माना वसूल किया गया, सैनिक प्रतिबंध के रूप में कुछ सेना, जैसे कि ऑस्ट्रिया में 35,000 की सेना बस ऑस्ट्रिया रखेगा, ऐसा प्रावधान किया गया, ठीक है। इस प्रकार से न्यूली की संधि, ट्रियानो की संधि और सीवर्स की संधि के बारे में भी आपको 3 मार्कर जो है रेडी रखना है। फैक्ट्स जो है मैंने अभी आपको सारे बता दिए हैं, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देने योग्य है कि जो हम बात करते हैं सीवर्स की संधि, ठीक है, सीवर्स की संधि जो है मित्र राष्ट्रों ने की थी टर्की के साथ, और टर्की ने इस सीवर्स की संधि पर 10 अगस्त 1920 में साइन किए थे। लेकिन इसके जो प्रावधान थे वो टर्की पर लागू नहीं हो पाए। इसका एक प्रमुख कारण है, यहाँ का जो प्रमुख नेता थे टर्की के उस समय पर, उनका नाम मिलता है कमाल पाशा, ठीक है। कमाल पाशा के नेतृत्व में यहाँ टर्की में जो है एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है सीवर्स की संधि के प्रावधान टर्की पर लागू नहीं हो पाते, और बाद में चल करके एक टर्की से पुनः एक संधि की जाती है जिसका नाम मिलता है लोसाने की संधि, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाए। लोसाने की संधि तो आपको याद रखना है कि लोसाने की संधि जो है मित्र राष्ट्रों के द्वारा टर्की के साथ की जाती है, और कब की जाती है, जिसका डेट मिलता है 29 जुलाई 29 जुलाई 1923 में, ठीक है, 29 जुलाई 1923 में, ठीक है। यहाँ पे आप 29 नहीं 24 है, 24 जुलाई 1923 में, ठीक है, लोसाने की संधि। तो इस प्रकार से 3 मार्कर के चैप्टर भी आप जो है तो अपने प्रॉपर वे में आप नोट्स जो है बना के रख लें, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो प्रथम विश्व युद्ध का जो चैप्टर था हमारा, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जब हम विश्व युद्ध द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि में फिर हमें काफी सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने राष्ट्रसंघ की असफलता को देखा, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता आपको कि ये जो बिंदु मैंने लिखा, अधिनायकवाद का उदय, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है द्वितीय विश्व युद्ध होने के लिए, ठीक है। हालांकि तात्कालिक कारण कुछ और बनता है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना, लेकिन वो क्यों करता है, क्या ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती हैं इटली में और जर्मनी में कि जो एडोल्फ हिटलर है और जो मुसोलिनी है वो एक तानाशाह के रूप में उभरते हैं, और वो अपने स्वार्थ के या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो राष्ट्र संघ के संविधान के प्रावधानों को जो है, या बात करें पेरिस शांति सम्मेलन की, या बात करें हम वर्साय की संधि के प्रावधानों को, एक एक करके वो तोड़ते चले जाते हैं, और ना तो राष्ट्र संघ और ना ही मित्र राष्ट्र कुछ भी बोलने के लिए कोई भी किसी भी स्थिति में नहीं होता। तो ये बात करेंगे हम द्वितीय विश्व युद्ध में। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।